हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंजोइक एसिड। इससे पहले हम लोग बेंजोइक एसिड के कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उससे आगे के पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है चिल्ड्रंस। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने कंप्लेंट्स हैं जिसमें बेंजोइक एसिड काम वर्क करती है उसके लिए। तो फर्स्ट इज़ द डायरिया ऑफ चिल्ड्रन। एलेंस की नोट में जो सिम्टम्स मेंशन है वो इस प्रकार है: डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, वाइट, वेरी ऑफेंसिव, एग्जॉस्टिंग, लिक्विड स्टूल रनिंग, इन्वर्टेड कमा राइट थ्रू द डाइपर, इन्वर्टेड कमा क्लोज। और क्रॉस रेफरेंस के लिए है मेडिसिन पोडोफाइलम। सो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि डायरिया इन चिल्ड्रन कंप्लेन में दो चीज़ इसमें कॉमन है। एक तो कॉमन है इसका वेरी ऑफेंसिवनेस, एंड दूसरा कॉमन है प्रोफ्यूजनेस। वेरी ऑफेंसिवनेस, ये जैसा कि आप जानते हैं कि बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू होना, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है बेंजोइक एसिड का, जो कि प्रेजेंट रहता है ईच एंड एवरी डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज कुछ भी हो, यूरिन हो, स्वेट हो, स्टूल हो, एनी टाइप ऑफ डिस्चार्जेस, द बेंजोइक एसिड डिस्चार्जेस आर वेरी ऑफेंसिव। केंट लेक्चर में जब आप जाएंगे तो केंट ने वहाँ लिखा है कि जब आप बेंजोइक एसिड के पेशेंट के कमरे में घुसते हैं तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग एट द पॉइंट ऑफ डोर यू कैन predict that this patient may be a benzoic acid due to the offensiveness which present in that particular room. So characteristic offensiveness एक इस benzoic acid का एक मेजर सिम्टम्स है जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये यहाँ स्टूल में भी प्रेजेंट रहता है, क्यों नहीं ये चाइल्ड के केस में ही हो। और एक है डायरिया में, आप जानते हैं अक्सर जो चिल्ड्रन का डायरिया होता है तो वो बहुत अधिक मात्रा में होता है जिससे कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बेंजोइक एसिड। सो वाई देयर मेंशन दैट द एग्जॉस्टिंग लिक्विड स्टूल, अर्थात बहुत पतला स्टूल होता है जिससे कि बच्चे एग्जॉस्ट में थक जाते हैं। जो बोलते हैं ना बच्चे जैसे कि बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, सुस्ती होती है उनको, इस टाइप से वो बच्चे दिखते हैं। एंड द एडिशन इज़ द रनिंग राइट थ्रू द डाइपर। उसका प्रोफ्यूजनेस इससे भी पता चलता है कि जो डाइपर है, जो जनरली बच्चे जो डिस्चार्जेस करते हैं, यूरिन हो चाहे स्टूल हो, उसके लिक्विड पार्ट को तो ज़रूर ऑब्जर्व कर लेते हैं जिससे कि वो पदार्थ जो है स्टूल हो चाहे यूरिन हो बाहर लीक नहीं करता है। बट इफ़ the discharges become in much quantity, then the diaper is not able to observe the all part of the discharges and the remaining part become leaking from the diaper. So stool बेंजोइक एसिड के केस में भी रनिंग थ्रू द डाइपर से बाहर आ जाता है। ये सेम फीचर आपको देखने को मिलेगा, सेम सिम्टम्स पोडोफाइलम में भी। पोडोफाइलम में भी प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्जेस बहुत हैं, इसके लिए ही इसको क्रॉस रेफरेंस पर रखा गया है। सो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, जब ही क्रॉस रेफरेंस की कोई मेडिसिन होती है तो दैट मीन्स कि आपको इस पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए अभी तुरंत उस एलेंस की नोट में जाके पोडोफाइलम चैप्टर में इसको देख लेना है कि क्या पर्टिकुलर डिफरेंसेस है दैट सिम्टम्स में दोनों मेडिसिन के बीच में। जैसे डायरिया ऑफ चिल्ड्रन के प्रोफ्यूजनेस में पोडोफाइलम भी है, बेंजोइक एसिड पे है, बट कुछ तो और डिफरेंस है पोडोफाइलम और बेंजोइक एसिड के बीच में। तो उसको क्रॉस रेफरेंस देखने से आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन में एक अनकॉमन चीज़ है, हम लोग अभी कॉमन चीज़ डिस्कस किए जो कि समान रूप में होता है, बट एक अनकॉमन चीज़ है कलर ऑफ स्टूल। यहाँ क्या मेंशन है? वाइट। कलर ऑफ स्टूल जनरली येलोइश होता है, और बच्चे के केस में हम लोग जानते हैं कि चाहे कैमोमिला हो, कैलकेरिया फॉस हो, अर्जेंटम मैटिकम हो, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। द डिस्चार्जेज ऑफ स्टूल जनरली ग्रीन एज चॉप्ड स्पिनच, और इफ़ द स्टूल लेफ्ट देन स्टूल बिकम ग्रीन।
but in case of benzoic acid the stool color is white. So this is a uncommon thing that is present in the stool of children. आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, मैंने एक मेंशन किया है इसमें जो नोट्स, उसमें लिखा हुआ है स्टूल आर लाइक वाइट सोप सर्ट्स. व्हाट यू मीन बाय सोप सर्ट्स? साबुन का झाग जो देखते हैं यहाँ, तो सोप सर्ट्स उसी को बोलते हैं. स्टूल्स आर लाइक वाइट सोप सर्ट्स इन बिगिनिंग, आफ्टर दिस इट बिकम वाइट कलर्ड स्टूल. इसका मतलब है कि स्टूल जब बच्चे का शुरू होता है तो शुरू में साबुन के उजले झाग की तरह होता है, और उसके बाद में जब फर्स्ट पार्ट स्टूल का निकल जाता है देन एक नॉर्मल लिक्विड स्टूल, झाग नहीं रह के अब एक नॉर्मल लिक्विड स्टूल निकलता है जो कि वाइटिश कलर में होता है. तो ये बच्चे के स्टूल के कलर, कंसिस्टेंसी और उसकी क्वांटिटी के ऊपर ये निर्भर करता है. कलर क्या है? वाइट है. उसका कैरेक्टर क्या है? वेरी ऑफेंसिव. क्वांटिटी क्या है? प्रोफ्यूज स्टूल है. इतना प्रोफ्यूज कि बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है. लाइट डिहाइड्रेशन एक कह सकते हैं उसको, उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें कम हो जाते हैं. इसके लिए ही बच्चे को ORS का घोल इत्यादि दिया जाता है उस टाइम में, जो कि हमेशा करना चाहिए इन केस ऑफ प्रोफ्यूजनेस ऑफ डिस्चार्जेस. तो ये यहाँ भी हम लोग इसको मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट किया जाएगा. और बेंजोइक एसिड यदि ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो वो हम लोग बेंजोइक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं. अगेन मैंने लेफ्ट साइड में आपको उसमें लिखा मेंशन किया है ब्रैकेट में, केयरफुली कंपेयर द कलर ऑफ स्टूल विथ अदर मेडिसिन लाइक कैमोमिला. ऑलरेडी मैंने इस पार्ट को डिस्कस कर दिया है. द कलर डिफरेंस इज वाइट एंड ग्रीन. एंड अगेन लास्ट लाइन में लेफ्ट साइड के जो कॉलम है उसी में मैंने मेंशन किया है, पेकुलियर ऑर्डर ऑफ बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टूल. ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं. वेरी ऑफेंसिवनेस, किसी भी डिस्चार्ज में ऑफेंसिवनेस यदि है तो बेंजोइक एसिड एक बार आपको दिमाग में ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, और अदर सिम्टम्स उसके साथ कोलरिलेट करना चाहिए. यदि अदर सिम्टम्स भी 2-3 सिम्टम्स मिलते हैं तो देन यू शुड बी प्रिस्क्राइब बेंजोइक एसिड फॉर दैट पार्टिकुलर पेशेंट. नेक्स्ट कंप्लेंट में चलते हैं. यूरिन ऑफेंसिव एंड ऑफ डीप रेड कलर. ये बच्चे के केस में खास करके बच्चे बिस्तर पर पेशाब करने का दिन में ही 4 रात में उनकी शिकायत होती है. बट एक कॉमन चीज़ उसमें क्या है बेंजोइक एसिड में, जो कि एक अनकॉमन चीज़ बेंजोइक एसिड में क्या है जो कि बाकी मेडिसिन से अलग करती है, ये ऑफेंसिवनेस. आप देखेंगे कि जब कंप्लेन लेके माता पिता आते हैं अपने छोटे बच्चे के साथ, तो ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि सर इसके पेशाब में बहुत बदबू रहता है. कितना बिस्तर जो गद्दा वो डाल के सुलाते हैं बच्चे को, वो कितना भी धोते हैं उसको, उसके बाद भी उसका ऑफेंसिवनेस और बदबू उसमें से निकलती नहीं है. तो यदि ये कंप्लेन है तो अवश्य ये बेंजोइक एसिड का पेशेंट हो सकता है. और नेक्स्ट थिंग इसमें है यूरिन में डीप रेड कलर. देखिए स्टूल में वाइट है और यूरिन का कलर क्या है? डीप रेड कलर. इसमें हेवी डिपॉजिट्स जो बेंजोइक एसिड की यूरिन में अधिक रहते हैं. अभी आगे के स्लाइड में जो यूरिन पार्ट है उसमें हम लोग और अधिक डिस्कस करेंगे इसके बारे में. बट यहाँ चिल्ड्रन के केस में यही समझिए कि बेड वेटिंग के केस में यदि ऑफेंसिवनेस ज़्यादा है और एक बिस्तर पे बहुत डार्क पैच छूट जाता है धोने के बाद भी, उसका कलर चेंज हो जाता है बिस्तर का, तो दैट चाइल्ड में है प्रेस्क्राइब बेंजोइक एसिड. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज द रेस्पिरेटरी. इस स्लाइड में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में एलेंस के नोट में जो मेंशन है वो है कफ के बारे में. कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस. फॉर क्रॉस रेफरेंस मेडिसिन इज नेट्रम सल्फ. एज यू नो द एक्सपेक्टोरेशन जो बलगम निकलता है वो कैसा होता है? ग्रीन म्यूकस, हरे रंग का जो म्यूकस है वो बलगम के रूप में कफ में निकलता है. दैट ऑल्सो हैपेंड इन द नेट्रम सल्फ केस. सो द नेट्रम सल्फ इज हियर मेंशन एज द क्रॉस रेफरेंस मेडिसिन. एक बार आप नेट्रम सल्फ के पेज में जाके इस कफ के सिम्टम्स को उसमें भी ज़रूर देख लें. एंड नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम वीरीनेस एंड लैसिट्यूड. That means the cough is so violent and so exhausting that the patient become very weak
एंड ही फील वेरी मच लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब थकान, थक जाता है। तो ये एक कफ के होता है। नीचे जो पॉइंटर्स मैंने डिस्कस किए हैं ये एलेंस की नोट में नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ लिखा है। जो नीचे के पॉइंट है वो क्या है? कफ इज अस्थमेटिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय अस्थमेटिक इन नेचर? जैसे आप एक 2-3 वर्ड से फेमिलियर हो सकते हैं, व्हीजिंग साउंड, रैटलिंग साउंड, these are the sound from the heart which come when the patient suffer from the any respiratory complaints, and that can be heard by the auscultation, स्टेथोस्कोप से आप उसको सुन सकते हैं। तो एस्थमेटिक्स जो केस रहेंगे, जो कफ के या रेस्पिरेटरी के जो भी डिसऑर्डर उसमें रहेंगे, तो एस्थमेटिक के टाइम में जनरली व्हीजिंग साउंड आपको अधिक मिलेगी। व्हीजिंग साउंड मीन्स ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर से जो हवा निकलने की कोशिश कर रही है वो किसी तरह से ब्रोंक्यूल्स जो है या ये स्क्वीज़ है, उनका रास्ता जो ब्लॉक किया जा रहा है किसी तरह से, तो हवा को आने जाने में कम स्पेस मिलता है, जिसके चलते वो ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ द कॉल्ड व्हीजिंग साउंड। एंड जनरली इस टाइप के साउंड के साथ कोई कफ रहता है तो दिस इज नोन एज द अस्थमेटिक इन नेचर। कफ हैज हॉर्सनेस इन मॉर्निंग, दिस इज द मोडालिटी। कफ का एग्रावेशन कब होता है? कफ का एग्रावेशन होता है कफ के साथ जो हॉर्सनेस मतलब आवाज़ खराब हो जाना, आवाज़ का जो भारीपन हो जाना, आवाज़ के जो पिच में जो चेंजेज हो जाते हैं, जो हेवीनेस आ जाता है, उसी को हॉर्सनेस बोलते हैं। तो दैट हैपेंड इन द मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे इट एग्रावेट्स इन द नाइट एंड लाइंग राइट साइड। इट एग्रावेट्स दैट मीन्स द कफ, नॉट द हॉर्सनेस। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कफ हैज हॉर्सनेस इन मॉर्निंग, कफ है बट उसका हॉर्सनेस क्या है? आवाज़ में जो भारीपन आ जाता है वो कब होता है? मॉर्निंग में। बट जनरली जो कफ है, खांसी आना, खांसी की फ्रीक्वेंसी अधिक रहना, वो किस पीरियड में होता है? दैट हैपेंड इन night and when the patient lying on his right side. So it should be clear in your mind that the aggravation of hoarseness in morning and aggravation of cough in night and lying when the right side of. So इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंटर है नेचर ऑफ कफ इज हार्ड ड्राई विच फॉलोड बाई एक्सपेक्टोरेशन। हार्ड बहुत जोर तेज़ खांसी जो होती है जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, इस बगल के कमरे में भी सुनाई दे जाएगी। ड्राई सूखी खांसी जो होती है उसको, तो हार्ड ड्राई कफ एंड देन फॉलोड बाय द एक्सपेक्टोरेशन। एक स्टेज जब स्टार्ट होता है कफ तो हार्ड और ड्राई होता है, कुछ समय बाद हाफ एन आवर, 2 3 4 आवर्स, इवन 1-2 डे के 2 दिन के बाद वो एक्सपेक्टोरेशन प्रोड्यूस करता है विच कलर इज ग्रीनिश। सो ये टोटल जो है एक कफ के कैरेक्टरिस्टिक हैं बेंजोइक एसिड पेशेंट के लिए। राइट साइड में मैंने एक मेंशन किया है चीफ कंप्लेंट्स ऑकर्स व्हेन रूमेटिक कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स ऑकर्स विथ रूमेटिक कंप्लेंट्स, दिस इज द कंकोमिटेंट। यू ऑलरेडी नोन दैट देयर इज द for a complete symptoms it should be the 4 different things which we have to consider. First is the location, second is the sensation, third is the modality, and fourth and final is the concomitant. Concomitant means the one complaint comes with the other complaints. तो यहाँ पे क्या है? चेस्ट कंप्लेंट्स अकर्स विथ रूमेटिक कंप्लेंट्स। यदि ऐसा है तो देन वी शुड कंसिडर द बेंजोइक एसिड। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे किसी मेडिसिन में ये कंकोमिनेंट सिम्टम्स नहीं है, बहुत सी मेडिसिन है जिसमें ऐसे सिम्टम्स आता है, बट द नंबर ऑफ मेडिसिन इज गोइंग टू बी रिड्यूस ड्यू टू दिस कंकोमिटेंट सिम्टम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। The concomitant is the chest complaints occur with rheumatic complaints, then there is the high chances that this patient is the benzoic acid patient. Now we go to the next slide, and next slide here we discuss about the gout. As you know, gout आप लोग जान चुके होंगे कि यूरिक एसिड
डिपॉजिट्स जब जॉइंट्स के बीच में आ जाते हैं तब अर्थराइटिस शुरू होता है, और दैट अर्थराइटिस इज कॉल्ड द गाउट. What is the symptoms mentioned in the Allen's note about the gout? Pain, tearing, stitching, enlarged joint of big toes, redness and swelling of joints. Gout aggravates at night. Pain, what is the nature? अभी हमने डिस्कस किया कि लोकेशन, सेंसेशन. तो दैट दिस इज द सेंसेशन. पेन है, किस प्रकार का पेन है? टीयरिंग, स्टिचिंग. टीयरिंग ऐसा लगता है कि जैसे कोई फाड़ रहा है, जैसे कोई मांस हो, चाहे उसके बीच के लिगामेंट्स हो, उसको फाड़ रहा है. This is the nasty one. So that type of sensation. And next sensation is the stitching. Stitching, that means somebody prick the needles and try to stitch it. तो this type of the sensation patient feel. हालांकि ये थोड़ा एक्सप्लेन करना या ऑब्जर्व करना मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल सटीक यही वर्ड आपको बताना उसके लिए भी मुश्किल है. बहुत कम पेशेंट ऐसा बोलते हैं. बट यू हैव टू कोलैबोरेट दिस विद द अदर सिम्टम्स ऑल्सो. एंड द व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन इज इन लार्ज जॉइंट ऑफ बिग टोज. लार्ज जॉइंट, द नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड बिग टोज, अंगूठे में, थंब में हो. तो दिस इज द जॉइंट्स विच कॉल्ड द बिग जॉइंट. लिटिल जॉइंट्स का मेटाफेल्जल जॉइंट, उंगलियों के फिंगर्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, ये सब द स्मॉल जॉइंट्स होते हैं. इनमें पेन कम होता है, चाहे लेसर मात्रा में होता है. एंड द अपीयरेंस, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर जॉइंट? इज द रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट. देयर इज प्रेजेंट ऑफ सम रेडनेस एंड द सम स्वेलिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर जॉइंट. एक जॉइंट हो, चाहे मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व. जनरली गाउट में मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि रेडनेस, एक स्वेलिंग रहेगी, उनमें सूजन रहेगी, और वो दिखने में लाल जैसे दिखाई देंगे. तो दिस इज द नेचर ऑफ पेन एंड अर्थराइटिस एंड मेनी अदर थिंग अबाउट द गाउट ऑफ बेंजोइक एसिड. एंड लास्ट वन, द मोडालिटी. व्हाट इज द मोडालिटी ऑफ गाउट इन द बेंजोइक एसिड? दैट इज द aggravation at nights. The gout pain aggravates in night for the benzoic acid. Now I discuss some pointers, extra reading for you. The first pointer is the benzoic acid is often an excellent piloting remedy in old goitic constitution. It relieves the pain in nodes and joint. This is a clinical tip जो मैंने आपको दे दिया है कि एक्सीलेंट पायलेटिव ये काम करती है. पायलेटिव दैट मीन्स द फॉर द टाइम बीइंग के लिए वो जो दर्द को रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है. यदि ओल्ड गोआइटिव, बहुत पुराना गठिया का जो पेशेंट है उसमें, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन बिल्कुल उसको क्योर कर देगी, बट ये पाइलेशन का भी बहुत अच्छा काम करती है. तो आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके पेशेंट से टाइम बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट एक नोट है, कंप्लेंट्स है metastasis nature, so they migrate to one to another organ, that is the rheumatism goes to the heart after joint. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जाननी बेहद ज़रूरी है. इसके ऊपर होम्योपैथी का जो थ्योरी है हनीमैन साहब ने, वो इसी के ऊपर लिया था. सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन करते गए थे, पेन हो, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, उसको वो लोग हार्ड मेडिसिन से सप्रेस कर देते थे. तब होता क्या था कि वो जो डिजीज़ है दैट पार्टिकुलर जगह पे तो अब अपना सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है, बट वहाँ से माइग्रेट होकर वो दूसरे मोर वाइटल ऑर्गन को जाके डैमेज करता था, और उसमें से एक था ये गोइट. ये मेटास्टिस मतलब एक ऑर्गन, एक जगह से वो डिजीज ट्रेवल करके दूसरे ऑर्गन में सेटल हो जाता है, तो उसको मेटास्टिस बोलते हैं. तो इसमें क्या है कि वो माइग्रेट करती है वहाँ से. यदि रूमेटिज्म, यदि जॉइंट के पेन है, जॉइंट के पेन यदि किसी तरीके से उसको हार्ड मेडिसिन, चाहे हर्बल मेडिसिन से उसको दबा दिया जाए, चाहे क्यों ऐसा लगे कि अब वो सिम्टम्स फिर नहीं आ रहा है, तो देन आफ्टर फ्यू ईयर द हार्ट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दैट पार्टिकुलर
दैट पार्टिकुलर गॉइट कंडीशन। और इसमें क्या होता है, ये रूमेटिज्म अब हार्ट में चला जाता है एंड व्हाट इट डज द ये माल फंक्शन पैदा कर देता है हार्ट के बल्ब में, और दिस इज द मोर सीरियस दैन द जॉइंट पेन इन द पेशेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसीलिए बोला जाता है कि पहले जो आउटर ऑर्गन है, जो पेरिफेरल में ही यदि रोग है तो उसको वहीं रहने दिया जाए, यदि सेंटर की तरफ डिजीज मूव करता है तो ये खराब है। दिस इज द बैड साइन। गुड साइन इज द हार्ट में यदि रूमेटिज्म है एंड इफ यू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन जस्ट लाइक द बेंजोइक एसिड एंड द हार्ट सिम्टम्स improve, but the joint symptoms is going to be worse, then what that means? That means that the patient is going to be patient is on the path of curing। ऐसा नहीं कि पेशेंट अभी आपके हार्ट का डिजीज ठीक हो गया है तो उसके बाद से जॉइंट पेन से परेशान हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये कम्युनिकेट करना पड़ता है पेशेंट को कि देखिए हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग दवा देंगे, बट हार्ट का सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस होंगे और जॉइंट पेन के सिम्टम्स बढ़ेंगे, और ये आपके लिए अच्छी साइन है, ये आपको कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ मेटास्टिस। इसको होने का भी वैसा ही है, वहाँ से जॉइंट से माइग्रेट होकर हार्ट में जाएगा, और ठीक होने का भी ठीक अपोजिट होता है। हार्ट का सिम्टम्स रिड्यूस होगा तो जॉइंट के सिम्टम्स बढ़ेंगे, और देन आफ्टर सम टाइम जॉइंट सिम्टम्स ऑल्सो बीइंग एबॉलिश एंड पेशेंट इज गोइंग टू बी ए कंप्लीट क्योर। लेफ्ट साइड में आप देखे होंगे, इधर मैंने मेंशन किया है, दिस रेमेडी इज फुल ऑफ द गॉइटी सिम्टम्स, पेशेंट सफर मोर और लेस बाय किडनी इरेगुलरिटी लाइक यूरिन पासिस सॉलिड डिपॉजिट्स। एंड नीचे पेन एग्रावेट व्हेन यूरिन इज स्कैंटी एंड पेन एम्ब्रिवेट व्हेन यूरिन इज कॉपियस एंड पासिस डिपॉजिट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। जैसे यूरिन में आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूरिन में उसमें क्या होता है कि डिपॉजिट्स, किडनी इरेगुलरिटी बेंजोइक एसिड में एक कॉमन चीज़ है, एंड ड्यू टू दिस द किडनी इज नॉट एबल टू filterate as much as impurities which the kidney had to do, but due to this impurity जो है वो डिपोजिट्स होने लगती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, स्पेशली इन जॉइंट्स, एंड देन इट स्टार्ट द जॉइंट पेन। लेकिन इस केस में क्या होता है कि यदि यूरिन जो कम हो या उसमें डिपॉजिट्स कम हो, दैट मीन्स द क्लियरर यूरिन हो, साफ यूरिन हो, तो देन तब तो जॉइंट में पेन अधिक रहता है। लेकिन यदि यूरिन उनका अधिक निकलता है, बार बार निकलता है, अधिक मात्रा में निकलता है, एंड द कलर ऑफ यूरिन इज डार्कर, रेडिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, देन दैट पर्टिकुलर टाइम द पेन इन द जॉइंट्स इज बी इन लेसर अमाउंट, लेसर डिग्री। सो इसके चलते क्या होता है कि पेशेंट उस समय जॉइंट पेन से रिलीफ रहता है, बट पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट द यूरिन कलर एंड फ्रीक्वेंसी और द क्वांटिटी, कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि देखिए अब यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे उसमें लाल रंग का यूरिन हो रहा है, ब्राउन रंग का यूरिन, तो पेशेंट इससे पैनिक हो जाता है। बट एज ए डॉक्टर यू शुड नो that this is a good sign, patient is on the path of the recovery, and you have to communicate that this is the good sign, and after some time that particular urine problem also gone away and you are become fully fit। so ये एक important है, यूरिन के साथ इसका हमेशा रिलेशनशिप रहता है बेंजोइक एसिड के गाउट का। यूरिन क्लियरर है, स्कैंटी है, कम मात्रा में है, तो गाउट के सिम्टम्स जो अधिक रहेंगे। यूरिन अधिक है एंड द कलर ऑफ यूरिन इज डार्कर, देन द गाउट के सिम्टम्स रिड्यूस रहेंगे। सो ये एक बेंजोइक एसिड का टोटल जिस्ट है गाउट के लिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में डिफरेंट मेडिसिन यहाँ पे है, उसमें सिमिलरिटी है एंड इनकम्पेटेबल है। सिमिलरिटी किन किन मेडिसिन से सिमिलरिटी में आप देख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड है, फेरम है, थूजा है, स्पेशली इन यूरेसिस, जो यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनसे
जो कंप्लेंट्स उत्पन्न होती है उसमें आप दैट पार्टिकुलर 4 रेमेडी से आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड नाइट्रिक एसिड के फेल होने के बाद अवश्य ये आप बेंजोइक एसिड के बारे में सोचें। एंड नेक्स्ट इज द बर्बरिस एंड लिथियम कार्ब इन अर्थराइटिस कंप्लेंट। अर्थराइटिस लाइक द गाउट, इस केस में आप बर्बरिक एसिड और लिथियम कार्ब से जरूर इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड benzoic acid is also useful after when colchicum fail in gout arthritis, that means the any type of the joint pain, and especially for gout is the colchicum. As you know, the colchicum is our first gout remedy. मॉडर्न स्कूल खास करके एलोपैथिक वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, बट वो एक अधिक मात्रा में एक मेटेरियलिस्टिक डोज में कॉल्चिकम को इस्तेमाल करते हैं। बट हमारे यहाँ डायनेमिक रूप में उसको कॉल्चिकम को दिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आवर कॉल्चिकम एंड द मॉडर्न मेडिसिन कॉल्चिकम। बट here also the colchicum is our first medicine for the gout condition. But if colchicum fail, then what? Then the next remedy you may consider is the benzoic acid. Obviously ये सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या है। यदि सिम्टम्स थोड़े बहुत मैच करते हैं, सिमिलर है बेंजोइक एसिड के, तभी देना है। ऐसा नहीं कि इसमें लिखा हुआ है कि सिमिलरिटी इसके बाद ये काम करता है तो दे ही देना है। बहुत सी मेडिसिन है, बट यहाँ कंपैरिजन के लिए थोड़ा लिमिटेड में रखा गया है। तो इसमें कॉल्चिकम फेल होने के बाद आप बेंजोइक एसिड तो कर सकते हैं। इन सप्रेशन ऑफ ग्नोरिया, एक और मेडिसिन इसमें जो मेंशन है वो सप्रेशन ऑफ ग्नोरिया के टाइम में आप कॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द सिमिलरिटी एंड दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द these medicines and the benzoic acid. Now incompatible, that means the benzoic acid should not be prescribed for that particular conditions. Which are the conditions? Incompatible with the wine which aggravates urinary gout and rheumatic affection. As you know, this is the common thing. The wine goes to aggravate all the complaints which present during the any urinary disease, gout or the rheumatic disease. As you know, the gout is especially a disease about the high living persons जो कि बहुत अधिक मात्रा में वाइन और मीट का सेवन किए हैं, उनको गाउट अधिक तेज़ी से होता है। तो इनकम्पेटेबल बेंजोइक एसिड जो है इनकम्पेटेबल है वाइन के साथ। दैट मीन्स वाइन आपको बंद कर देना चाहिए जब बेंजोइक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो। दिस इज द रिलेशनशिप, शॉर्ट रिलेशनशिप है एलेंस की नोट में आपको जो मेंशन है। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ बेंजोइक एसिड मेडिसिन एंड दिस इज द एंड ऑफ द बेंजोइक एसिड फॉर द particular video lecture series. Till then, thank you and goodbye.